नमस्कार दोस्तों, डेली जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ऑल फॉर्म ऑफ रोम आर आल्सो नोन एज। जब हम रोम की बात करते हैं इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान रखना है। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे रोम को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन कारण यह है कि जब हम मान लीजिए कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ है। जब कंप्यूटर का हम पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन होने के बाद ये तुरंत काम करना चालू कर देता है क्या? लेकिन जो पावर ऑन करने के बाद एक स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज। एक इनिशियल स्टेज होता है जहाँ पे पावर ऑन करने के बाद करना क्या है, ये कौन संभालता है? इस टास्क को रोम संभालता है। कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ आप उसमें माइक्रो कोडेड बोल सकते हैं, कोडिंग के द्वारा, या फिर माइक्रो कोड या प्रोग्रामिंग लिखा हुआ होता है जो पावर ऑन करने के बाद रोम इस टास्क को कंप्लीट करता है। पावर ऑन होने के बाद फर्स्ट स्टेज तक यहाँ से सीपीयू टेक ओवर करता है इसका काम को। जो फ्यूचर प्रोसेस है वो कौन काम करता है? सीपीयू हैंडल करता है। आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सीपीयू हैंडल करता है, वो प्रोसेस करेगा डाटा को, जो भी करेगा। तो यानी जो रोम में कुछ इंस्ट्रक्शन लोड है, परमानेंट इंस्ट्रक्शन लोड किए गए हैं। जब भी आप सिस्टम को पावर ऑन करेंगे और जो फर्स्ट स्टेज पावर ऑन करने के बाद जो पहली प्रक्रिया होता है या फिर पहला प्रोसेस, तो वो कौन संभालता है? रोम संभालता है। उसके बाद टेक ओवर कौन करता है? सीपीयू सारा प्रोसेस को टेक ओवर करेगा। जो भी आप इंस्ट्रक्शन करोगे, जो भी प्रोग्राम, जितने भी चीज़ इंस्टॉल्ड हैं, वो सीपीयू जो भी प्रोसेस करेगा वो किसका काम करेगा? सीपीयू का काम करेगा। और रोम को आप कह सकते हैं कि यह एक परमानेंट स्टोरेज है, वॉलेटाइल मेमोरी है। तो ये बेसिक काम होता है। फर्मवेयर को हम बायोस भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। इसका भी यही काम होता है। फर्मवेयर को भी हम बायोस कहते हैं। जो स्टार्ट होने की प्रक्रिया और जो बीच का प्रोसेस होता है वो कौन संभालता है? फर्मवेयर संभालता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको कहा जाता है। ये पहला क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाएगा रोम का फुल फॉर्म। यहाँ पे हमने देखा कि कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो सीपीयू तक की प्रक्रिया कौन इसके द्वारा संभाला जाता है? रोम के द्वारा। रोम के बाद टेक ओवर करता है सीपीयू। उसके बाद जो भी कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं, डाटा शेयर करेंगे, इंस्ट्रक्शन जो भी देंगे, तो वो काम सीपीयू करता है। फर्मवेयर का एक और नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसको बायोस भी कहा जाता है। ये एग्जाम में ये भी दे सकता है, तो याद रखना है कि बायोस का एक और नाम क्या है? फर्मवेयर है। विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट? स्विचिंग का बात कर रहे हैं हम इंटरनेट में, यानी इंटरनेट में जो भी डाटा है शेयर, वो पैकेट्स के थ्रू जाता है। हम जो कोई मैसेज भेजते हैं, हमने इतना लंबा मैसेज लिखा, ये क्या करेगा? इतना लंबा मैसेज को डिकोड करके पैकेट्स के रूप में सेंड करेगा। अलग अलग नेटवर्क हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, और यहाँ पे एंड यूज़र है। आप सेंडर हो यहाँ पर। अलग अलग पैकेट्स के थ्रू ये क्या करता है? रिसीवर तक पहुँचाता है। तो यहाँ पे विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज़ यूज्ड इन इंटरनेट की बात की जा रही है, तो पैकेट स्विचिंग की बात की जा रही है। देख सकते हैं फर्मवेयर हमने देखा था, बायोस जो भी हम रिमोट यूज़ करते हैं, टीवी रिमोट, प्रिंटर, ऑप्टिकल ड्राइवर्स, आप कभी आपने इसमें आपने देखा होगा कि वो ऑटोमेटिकली काम करता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग या माइक्रो कोड लिखा हुआ है, माइक्रो कोड इनबिल्ट किया गया है, उसके हिसाब से वो काम करता है। जो राउटर, प्रिंटर, स्कैनर, आपको बार बार उसको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें ऑलरेडी कुछ माइक्रो कोड या प्रोग्राम क्या करते हैं? एम्बेडेड किया गया रहता है, यानी उसमें इनबिल्ट होता है उसके हार्डवेयर डिवाइस में, तो उसी तरह वो काम करता है। ये पैकेट स्विचिंग की बात की जा रही है नेटवर्क में। यहाँ पे एक सेंडर है। सेंडर के द्वारा जो मैसेज है वो एक इतना बड़ा मैसेज है, उसको ये क्या करेगा? पैकेट में डिवाइड करेगा। एक पैकेट यहाँ पे अलग अलग पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स। तो ये पैकेट अलग अलग नेटवर्क्स के थ्रू जाता है किसके पास? सेंडर तक। सेंडर से रिसीवर तक। यहाँ पे आपका रिसीवर है, देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज इसने ट्रांसमिट किया, यहाँ पे एक मैसेज ट्रांसमिट किया। एक पैकेट इस तरफ गया, एक पैकेट इस तरफ गया, फिर ये एक पैकेट, फिर एक पैकेट, ऐसा अलग अलग एरिया से जहाँ तक रिसीवर के पास फाइनल मैसेज पहुँचा। एक रीअसेंबल्ड, मतलब यहाँ पे जब डिसेंबल हुआ मैसेज, जो है अलग अलग पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे जब तक रिसीवर तक पहुँचता है वापस एक प्रॉपर असेंबल्ड पैकेज के थ्रू या मैसेज के थ्रू रिसीवर तक पहुँचता है सेंडर के थ्रू। तो ये कुछ दो क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड एज फ्रेम्स। अब जो मेमोरी की बात की जा रही है, फिजिकल मेमोरी को हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग
जब कंप्यूटर के पास डाटा आता है तो बहुत सारा डाटा एक साथ एक ही बार में आता है, बहुत सारा डाटा एक बार रिसीव करता है। इन डाटा को क्या करता है, मेमोरी एलोकेशन चाहिए, यानी डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ हमें मेमोरी का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ 5, उसके बाद कंटिन्यू टाइप कर रहा हूँ 6, 7, 8, 9, 10, अब ऐसे बड़े बड़े नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप करते जा रहा हूँ। तो इन मेमोरी इसका काम क्या होता है कि ये डिवाइड करता है, यानी मेमोरी एलोकेट करता है। कौन से, मेन मेमोरी और प्राइमरी, दो मेमोरी होते हैं, हमने पढ़ा है कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। जो प्राइमरी वन में हम डाटा जो भेज रहे हैं तो ये क्या करता है, जो भी 5 को यहाँ पे स्टोर किया, 6 को यहाँ पे स्टोर किया, 7 को यहाँ पे, 8 को यहाँ पे, ये बड़े नंबर को अलग अलग डाटा में स्टोर कर रहा है। और फाइनली इतना सारा डाटा आ रहा है तो इसको क्या कर रहा है, अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर रहा है। लेकिन जब मेन मेमोरी तक इसको भेजना रहता है तो ये कुछ यहाँ पे जब मेन मेमोरी में कुछ फ्रेम्स क्रिएट होते हैं, इसी फ्रेम्स में ये डाटा आके क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, कुछ परमानेंट स्टोर किया जाता है। तो यही है ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स का काम। तो ये आपको याद रखना है। इसका एक इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग डाटा जो प्रोसेसर है पेज 1 पेज 2 में यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से मैप करके ये क्या कर रहा है, अलग अलग फ्रेम में डाटा को स्टोर कर रहा है ना। मेन मेमोरी कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स, मेन मेमोरी यानी कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स, और पेज 1 पेज 2 3 ये क्या है, आपका जो प्रोसेस हुआ है, कुछ डाटा है। तो पेजिंग यहाँ पे देख सकते हैं नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, और ये क्या करता है, फिक्स साइज ब्लॉक में इसको क्या करते हैं, मेमोरी जो भी डाटा को स्टोर करने के लिए काम आता है। तो ये पार्टीशन का काम है बेसिकली। अगला क्वेश्चन है, network of a series of a vertical and horizontal lines constructed perpendicular to each other is known as grid system। अब यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेटवर्क बिल्ट हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये सब क्या हो रहा है, एक नेटवर्क बिल्ड किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टली किया जा रहा है, वर्टिकली किया जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, तो अलग अलग डायरेक्शन से एक नेटवर्क बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ सीरीज की बात की जा रही है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है इंटरनेट में अलग ऐसा नेटवर्क बिल्ड किया जाता है, ठीक है, डाटा शेयर करने के लिए। तो हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लाइंस कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज नोन एज ग्रिड सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन इज कॉल्ड, इसका फुल फॉर्म की बात की जा रही है। फोर्ट्रॉन एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस। अब आपके पास जब कंप्यूटर के पास कोई डाटा आता है ना, आपने कुछ नंबर ऑफ डाटा दिया, आप भी क्या करते हैं, आपके पास अगर कोई मैनेजर बैठा है ऑफिस में, उसके पास बहुत सारे फाइल्स हैं और पूरा पेपर इधर उधर बिखरा हुआ है, अलग अलग फाइल्स है, या फिर कोई स्टूडेंट का डाटा है, तो क्या करता है, डाटा को सीक्वेंस में अरेंज करता है। सीक्वेंस में करते हैं, पहले फिफ्थ का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का रिजल्ट का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। आप भी अपने डाटा को क्या करते हो, पर्टिकुलरली उसको सॉर्ट करते हो, यानी अरेंज करते हो एक लॉजिकल सीक्वेंस में, कि अगर कोई देखने वाला क्या समझे, पहले हाँ 5th का रिजल्ट है, 10th का है, 12th का है, तो ये क्या कर रहे हो आप, डाटा को करेक्ट इन्फॉर्मेशन में, यानी पर्टिकुलर एक वे में उसको स्टोर कर रहे हो, यानी उसको क्या कर रहे हो आप, अरेंज कर रहे हो। तो लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की बात की जा रही है किसको, डाटा की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। अगला क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज। अब सीपीयू की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की बात की जा रही है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है ना। अब जो सीपीयू है ये क्या करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, यानी जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा। आपने कोई मल्टीप्लिकेशन दिया 5 × 10, आपने इसको कोई डाटा दिया, ये क्या कर दिया, 50 प्रिंट करके दिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको दे रहा 20 × 5, ये क्या कर रहा है, 100 करके मेरे को आउटपुट दे रहा है, यानी मैंने पहले जो डाटा दिया वो उसका आउटपुट दे रहा है, उसके बाद जो सेकंड डाटा है उसका आउटपुट दे रहा है। तो कोडिंग में भी होता है, कोडर्स जो लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, पहले इसको रीड करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद ऐसा एक, यानी 1 by 1 सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ पे सीपीयू की एल्गोरिदम की बात की जा रही है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, याद रखिएगा, सिंपलेस्ट सीपीयू। अगर यही चीज़ आपको पूछता, लिनक्स में जो टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका अलग फंड है, उसमें राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम किया जाता है, यूज़ किया जाता है जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो राउंड रॉबिन की अगर
बात की जाए तो ये टाइम ऑपरेटिंग मशीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इसका यूज़ होता है। इसका क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया, आपको इसमें दिखेगा, समझ में आ जाएगा जो सिंपलेस्ट सीपीयू और उसमें क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल की बात की जा रही है। कंप्यूटर के नॉन वॉलेटाइल की बात की जा रही है मेमोरी की। नॉन वॉलेटाइल मीन्स जो डाटा इसका आप कह सकते हैं परमानेंट है ना। वॉलेटाइल यानी नॉन परमानेंट डाटा। अब नॉन वॉलेटाइल यानी परमानेंट डाटा, परमानेंट मेमोरी की बात की जा रही है। तो जो रैम है, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, मेरे आप प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो कंप्यूटर का जो हैच एक खुद अपने आप में एक ऑफिस हैच है, ठीक। यहाँ पे बीच में सीपीयू होता है, यहाँ रैम है, यहाँ पे रोम है। जो रोम है रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसका है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो जब भी रैम, ये जो सीपीयू है हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना, रैम को इंस्ट्रक्शन दिए, सीपीयू यहाँ भागते हुए आएगा, एक एम्प्लॉय की तरह सीपीयू एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, भागते हुए आएगा, रैम के पास इंस्ट्रक्शन पड़ेगा, तुरंत ये क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को कैसे करना है, ये किसके पास इंफॉर्मेशन है, रोम के पास, यानी रीड ओनली मेमोरी के पास। यहाँ से डाटा को रीड करेगा, रीड करके प्रोसेस करके आउटपुट देगा। फिर सीपीयू को उस इंस्ट्रक्शन के कैसे उसने काम किया उसको याद नहीं रहता, वापस किसके पास आएगा, जब भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, मैंने पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया, सीपीयू आएगा, इस इंस्ट्रक्शन को फिर से रीड करेगा, इस टास्क को कैसे करना है वापस जाएगा रोम के पास। तो इसका ये जो प्रोसेस है, इसको थोड़ा बड़े डायग्राम में समझते हैं ताकि, ये एक हैच है रैम, ये है रोम, ये है रोम, है ना। और मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो सीपीयू बीच में है, एम्प्लॉय की तरह एक खुद एक ऑफिस है, ऑफिस में 3 लोग हैं, नंबर 1 एम्प्लॉय, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑफिस में, ठीक। अब मैं यूज़र हूँ, मैं इस ऑफिस पहुँचा, एक इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन इसके पास पहुँचा रैम के पास, इस इंस्ट्रक्शन को कैसे करना है इसको नहीं पता, सीपीयू आएगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा। अब सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद, जाएगा किसके पास, रोम के पास, रोम के पास जाएगा, उस इंस्ट्रक्शन को कैसे करना है, उस पर्टिकुलर टास्क को कैसे करना है किसको पता है, रोम को। रोम गाइड करेगा सीपीयू को, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट सीपीयू के थ्रू मिलेगा। मैं वापस कोई और एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ, मैं सेकंड इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था, अब मैं वापस सेकंड इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। जैसे ही मैं सेकंड इंस्ट्रक्शन देता हूँ, रैम के पास पहुँचता है वो इंस्ट्रक्शन, यहाँ से पिक करेगा, दौड़ते हुए आएगा, सीपीयू उठाएगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, इस इंस्ट्रक्शन को कैसे करना है किसको पता है, रोम को। रोम के पास जाएगा, डाटा को रीड करेगा और उस इंस्ट्रक्शन को, टास्क को कंप्लीट करके एक आउटपुट देगा। तो ये बेसिकली ऐसा काम होता है रैम और रोम का। तो आप कह सकते हैं रैम के पास कोई स्टोरेज नहीं है, यानी परमानेंट स्टोरेज नहीं है, थोड़ी देर के लिए इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, स्टोर करता है, फिर नया इंस्ट्रक्शन लेता है, ये नॉन परमानेंट है। लेकिन रोम जो है वो एक परमानेंट है, इसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कैसे कंप्लीट करना है, किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे करना है, ये पता होता है रोम को। तो ये इसका टोटल प्रोसेस है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज इज नॉन वॉलेटाइल, यानी जो परमानेंट है, तो यहाँ पे आंसर होगा रोम। इसका आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इसको पूछेगा, तो रोम हमें याद रखना है कि इसका आंसर रोम लेना है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल यानी परमानेंट, ठीक है, परमानेंट डाटा को स्टोर करने का काम कर रहा है। जो रैम क्या काम कर रहा है यहाँ पर, ये थोड़ी देर के लिए डाटा को स्टोर करता है जब तक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है विच सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज यूज्ड इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका लिनक्स में यूज़ किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, लिनक्स का मतलब है कि मल्टी यूज़र, एक साथ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है, एक साथ 2-3 लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग, यानी आप एक समझिए राउंड रॉबिन, यानी एक के बाद कोई भी यूज़ कर सकता है, एक ही टेबल में बैठ के, समझो ऐसा आप याद रख सकते हैं इसको।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है, इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल में यूज़ करते हैं, विस्टा है, iOS है आईफोन वाला, लेकिन ओपेरा जो है ये क्या है, एक सर्च इंजन है। जैसा हमारा गूगल है, हम सर्च करते हैं कुछ भी डाटा, कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करना होता है, तो ओपेरा को भी हम, ओपेरा क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। एग्जाम में ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया रहता है। तो नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है, तो आंसर होगा ओपेरा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर की बात की जा रही है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर जब होता क्या है, हम कंप्यूटर का उपयोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, कैलकुलेशन के लिए करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, गेमिंग के लिए भी करते हैं। बट पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, कैलकुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जब मैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर की बात करता हूँ तो इसका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर मेमोरी या हार्ट ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो आपको आंसर लेना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म बात कर रहा है, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस की बात की जा रही है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, बट कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। मैं जो भी डाटा देता हूँ कीबोर्ड में की स्ट्रोक करते हैं हम लोग, कुछ एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या होता है। अब सिस्टम में कुछ हार्डवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, हार्डवेयर होते हैं आपके लैपटॉप में, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपके पास एक कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक, एक खाली एक डब्बा है। जब तक इसमें आपने हार्डवेयर तो डाल दिया, आपने उसमें लगा दिया, रैम लगा दिया, रोम लगा दिया, आपने हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर दिया, आपने उसका फिजिकल कंपोनेंट जो भी है इंस्टॉल कर दिया, बट ये कब तक काम नहीं करेगा, जब तक आप इसमें एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ट नहीं करोगे, यानी सॉफ्टवेयर लोड नहीं करोगे। अब इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। अब यही प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। यहीं से क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काम करते हैं। यानी हार्डवेयर जो भी सॉफ्टवेयर है, एक पर्टिकुलर एक हार्डवेयर को कैसे करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन को कैसे करना है, किसकी वजह से होता है, सॉफ्टवेयर गाइड करता है किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे करना है, किसको, हार्डवेयर को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है जहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, मैनेज किए जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉलेटाइल मेमोरी। हमने देखा एक नॉन वॉलेटाइल, जिसको हम परमानेंट मेमोरी कहा, हमने कहा रोम एक परमानेंट मेमोरी है। यहाँ पे जस्ट अभी देखा था कि रैम सारे इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, सारे इंस्ट्रक्शन को लोड कर रहा है। ये इंस्ट्रक्शन लेता है, इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन 2 लेता है, और वापस सीपीयू को रोम के पास जाना पड़ता है किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। यानी सीपीयू के पास ऑलरेडी स्टोर्ड है डाटा, परमानेंटली स्टोर्ड है, रैम के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, वॉलेटाइल मेमोरी, यानी नॉन परमानेंट डाटा, नॉन परमानेंट डाटा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉलेटाइल मेमोरी। अगर आपको यहाँ से कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपने डाटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं जो कि परमानेंटली स्टोर किया जाता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड यानी आप हार्ड चीज़, मतलब सॉलिड समझ में आ रहा है, सॉलिड यानी हार्ड है ना, जो मजबूत है। तो यानी जो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये सब क्या है, सॉलिड है, और ये इसका डाटा के परमानेंट हम लोग फ्यूचर काम के लिए भी स्टोर करते हैं। तो ये एक परमानेंट स्टोरेज है, रोम एक परमानेंट स्टोरेज है, बट रैम जो है ये एक क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी नॉन परमानेंट डाटा है। नॉन परमानेंट बोलो या फिर वॉलेटाइल मेमोरी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रैम। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज WW स्टैंड्स फॉर। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगर मैं आपको और अच्छे से मेमोरी के बारे में बताऊं तो मेमोरी में हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी के क्लासिफिकेशन, प्राइमरी मेमोरी, ये आपका प्राइमरी मेमोरी, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और एक तीसरा इंपॉर्टेंट है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम जो कि नॉन परमानेंट है, रोम जो कि परमानेंट है,
सेकेंडरी स्टोरेज में आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये सब क्या है आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कैशे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है, कैशे मेमोरी बहुत कॉस्टली भी होता है ये, ठीक, ये डाटा को जल्दी प्रोसेस। और ये क्या होता है कि जो सीपीयू है, अभी आपका ये मदरबोर्ड में जो सीपीयू आपका इंस्टॉल किया जाता है, सीपीयू के जस्ट पास में कैशे मेमोरी होता है, नियरेस्ट होता है, ये डाटा जल्दी से ट्रांसफ़र करता है। लेकिन कैशे मेमोरी बहुत कॉस्टली भी है, लेकिन फास्टेस्ट भी है, फास्टेस्ट है इसलिए बहुत कॉस्टली भी है। तो यहाँ पे बात की जा रही है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रैम क्या आपका प्राइमरी मेमोरी, एसएसडी आपको जब भी बोलेगा तो सॉलिड स्टोरेज डिवाइस या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके दो नाम है ना। सीपीयू आपका क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर एक आपका एक आउटपुट यूनिट है। आप जो भी डाटा मैं आपको जो भी देख रहे हो आप मॉनिटर में देख रहे हो, आप ऐसा बोल सकते हो। अब टीवी का एक मॉनिटर होता है, सेम वैसी आउटपुट डिवाइसेस है वो सब। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात की जा रही तो आंसर होगा एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव या सॉलिड स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे हमने देखा मेमोरी के क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, कैशे मेमोरी अलग अलग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बाइनरी सिस्टम यूज्ड फॉर इन कंप्यूटर। जब मैं बाइनरी सिस्टम की बात करता हूँ तो कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है, आप सभी को पता होगा। जैसा कि बाइनरी सिस्टम के हिसाब से ही वो क्या करता है, कंप्यूटर काम करता है, उसको बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। तो हम बाइनरी सिस्टम किसका उपयोग करते हैं, उसका बेसिक काम क्या है बाइनरी सिस्टम का, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। एक कंप्यूटर का बेसिक काम क्या होता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करना। तो आंसर क्या होगा, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस की बात की जा रही है। एन आउटपुट डिवाइस, जब मैं बात करता हूँ जो भी आप डाटा देते हैं, आप माउस और कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। जब भी माउस से मैं कुछ पॉइंट कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो माउस का यूज़ कर सकते हैं। आप पेंट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं जहाँ पे आप माउस से आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस है पेंट, जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, अपना आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, इनपुट डिवाइस है वो, काम एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस का काम करता है। लेकिन प्रिंटर, आप जो भी डाटा को प्रिंट करते हैं, आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं, तो प्रिंटर का एक आउटपुट डिवाइस है, आपको एक हार्ड कॉपी मिलता है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने देखे अब तक 20 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊँगा टॉप 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के जो कि एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारा क्वेश्चन हमने कवर किया है, आप इसको रिवाइज कीजिएगा। ये हमारा चैनल। थैंक यू।